नमस्ते फ्रेंड्स। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइक्लो एल्केन चैप्टर, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेयर का विकृतिवाद यानी स्ट्रेन थ्योरी ऑफ बेयर, जिसमें खूब सारी कमियां रह गई थी जो ये नहीं समझा पाया था। उसके अनुसार तो यह था कि जो साइक्लोपेंटेन है वो साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्थायी होता है, या फिर ये साइक्लोहेक्सेन या उस्तर एल्केन है साइक्लो एल्केन, उनके स्थायित्व को नहीं समझा पाया था। और उनके अनुसार सभी आकृतियां साइक्लो एल्केन है वो समतलीय होने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को समझाने के लिए या जो साइक्लो एल्केन है उस्तर साइक्लो एल्केन है उनके स्थायित्व को समझाने के लिए सासे व मोर नामक वैज्ञानिक ने सुझाव दिए थे या सिद्धांत दिया था, जिसे सासे व मोर का विकृतिहीन वलयों का सिद्धांत कहते हैं। या इसे सासे व मोर ने दिया तो और क्या कहते हैं, सासे व मोर का तनावहीन वलयों का सिद्धांत। तो चलिए आज देखते हैं अपन तनावहीन वलयों का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स। इसे देखें तो सासे व मोर ने साइक्लोहेक्सेन व उस्तर साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसे विकृतिहीन वलयों का सिद्धांत कहते हैं। इसे सासे व मोर ने दिया, इसलिए इसका नाम भी इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, और सासे मोर का विकृतिहीन सिद्धांत भी इसे कहते हैं। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सासे व मोर का विकृतिहीन सिद्धांत समझाइए। सासे व मोर ने क्या किया था, 6 या इससे ज्यादा कार्बन परमाणु वाली वलय के स्थायित्व को व्याख्या करने के लिए एक सुझाव दिया कि वलय वो समतल नहीं होती है। बेयर ने तो बताया था कि समतल होती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि समतल नहीं होती है। जो बेयर की विकृति थी उसको दूर कर रहे हैं, तो समतल नहीं होती तो कैसी होती है। इन्होंने कहा कि समतल नहीं होती है, ये पुटित या पकड़ होती है। पुटित यानी सिकुड़ी हुई, पुटित या पकड़ होती है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन की पकड़ स्ट्रक्चर यानी पकड़ संरचना या संरूपण के कारण उसमें उपस्थित जो कार्बन परमाणु है इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि कार्बन कार्बन जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है, जबकि बेयर ने क्या कहा, वो 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है या विचलित हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित नहीं होता है। इस प्रकार का वलय विकृतिहीन होता है। सासे सिद्धांत के आधार पर साइक्लोहेक्सेन है दो प्रकार की तनावहीन वलयों में होता है। वो कौन कौन सी है, एक तो उन्होंने कहा था कि साइक्लोहेक्सेन जो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर होती है उसे हम इस प्रकार बनाते हैं, लेकिन यह समतलीय नहीं होती है। ठीक है, कैसी होती है, पकड़ होती है यानी पुटित होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ सिकुड़ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, जिसके कारण ये दो प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं जो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए थे। कौन कौन सी, नौका और कुर्सी संरचना बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह तो क्या बनाएंगे, नौका संरचना या बोट फॉर्म या नौका संरचना, या फिर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे कुर्सी संरचना, जिसमें रहेंगे वही 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। दोनों संरचनाओं में 6 ही कार्बन रहेंगे। यह अपनी चेयर फॉर्म यानी कुर्सी रूप आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक
उसके बाद में नेक्स्ट समझते हैं। सासे के बाद मोर ने इन पे अध्ययन किया था और अध्ययन के फलस्वरूप यह पाया था कि जो नौका स्ट्रक्चर है और कुर्सी स्ट्रक्चर है, यानी बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म है, उनमें ऊर्जा का अंतराल क्या होता है, बहुत ही कम ऊर्जा अंतराल होता है। और बहुत कम ऊर्जा अंतराल होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पर ही क्या एक दूसरे में बदलते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं, इनकी फॉर्म एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। और उन्होंने यानी मोर ने यह पाया 1918 में कि जो उनकी कुर्सी फॉर्म है वो नौका फॉर्म की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है। स्थायित्व है वो कुर्सी रूप का क्या होता है, ज्यादा होता है नौका फॉर्म से या बोर्ड फॉर्म से। नेक्स्ट देखते हैं, यही है मोर ने 1918 में 1918 में बताया कि साइक्लोहेक्सेन की नौका रूप की तुलना में कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है। सेकंड बताया इन्होंने, नौका रूप व कुर्सी रूप के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण वे एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। अब ये स्थायी कम क्यों होता है नौका रूप, वो अब बताते हैं। इसका रीजन है फ्लैगपोल हाइड्रोजन। चलिए तो देखते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन होता क्या है। अपना जो नौका स्ट्रक्चर थी कुछ इस टाइप में थी, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन। ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5 और C6, 6 कार्बन है। और इनसे सबसे कितने 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। CH2 ही तो होते हैं ना सब में, साइक्लोहेक्सेन में। अब इनमें जो C1 और C4 के जो कार्बन है उनके हाइड्रोजन है, उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है या अंतरक्रियाएं होती रहती है, जिसके कारण नौका रूप है वो कम स्थायी होता है और कुर्सी रूप है वो अधिक स्थायी होता है। चलिए तो देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन के नौका रूप में कार्बन संख्या 1 व कार्बन संख्या 4 के हाइड्रोजन के बीच में प्रतिकर्षण या अंतरक्रियाएं होती है। इन हाइड्रोजनों को क्या कहते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं। जो इन हाइड्रोजनों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, इन हाइड्रोजनों को क्या कहते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। शॉर्ट में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इन हाइड्रोजनों के कारण, कौन से, फ्लैगपोल हाइड्रोजनों के कारण के प्रतिकर्षण के कारण ही नौका रूप का स्थायित्व क्या घटता है। इनमें प्रतिकर्षण होता है तो इनमें क्या विकृति आ जाती है और स्थायित्व घट जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए आप। अब देखते हैं डेकालीन्स, यानी डेकालीन्स होती क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखते हैं। 1918 में सासे ने 1918 में मोर ने सासे के जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसको आधार मानकर मोर ने इसे डेकालीन पर लागू किया था। अब डेकालीन होते क्या हैं, 2 साइक्लोहेक्सेन होते हैं। 2 साइक्लोहेक्सेन के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, डेकालीन कहते हैं। 2 साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लोहेक्सेन और ये दूसरी वाली साइक्लोहेक्सेन, इनकी जुड़ी हुई स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, डेकालीन। डेका मतलब 10, मतलब इसमें 10 कार्बन होते हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन है वो कौन से होते हैं, साजे के कार्बन होते हैं।
पुरुषी व नौका संरूपण के संयोजन से दो प्रकार की डेकालीन्स बनती है, एक तो सिस और एक ट्रांस। तो चलो देखते हैं। कुछ इस प्रकार की सी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें दो दो कार्बन क्या होते हैं, शेयर वाले होते हैं, शेयर किए हुए। कौन कौन से होंगे, ये अपनी कौन सी है, ये संरचना है अपनी नौका संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, नौका रूप वाली है कौन सी, जिसको बोलते हैं सिस, सिस फॉर्म। और ये डेकालीन, तो सिस डेकालीन हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन है, दो कार्बन है, वो शेयर वाले हैं। एक तो ये कार्बन जो फर्स्ट रिंग से भी शेयर हो रहा है और सेकंड से भी, एक ये कार्बन है वो, ये दोनों रिंग से क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। अब सेकंड देखें अपन, पुरुषी फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। यह होगी अपनी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसडेकालीन। मतलब दो दो स्ट्रक्चर बनके किसका निर्माण करती है, सिस और ट्रांस का। ये किस फॉर्म में है, चेयर फॉर्म में होती है, चेयर फॉर्म में होती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट्स लेके सेव कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो अपनी ट्रांस और सिस डेकालीन है उनको बेंजीन जैसी 6 भुजाओं वाली वलय से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो सिस डेकालीन है उसमें क्या, सिस डेकालीन में दोनों वलयों के संयोजन बिंदु है, पर हाइड्रोजन परमाणु वलय के तल के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपन, ये होगी दो बेंजीन वलय और या साइक्लोहेक्सेन, दो साइक्लोहेक्सेन मिलके या दो 6 भुजाओं वाली वलय मिलके किसका निर्माण करती है, डेकालीन का। अब वो डेकालीन कौन सी है, ये डेकालीन कौन सी है, कैसे पता चलेगा, यह चलेगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है अपना, वो दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, ये तल है, उन तल के ऊपर व्यवस्थित होंगे, दोनों तल के ऊपर व्यवस्थित हो तो क्या होगा, वो सिस डेकालीन। और जबकि तल के एक ऊपर हो और एक तल के नीचे होगा तो वो कौन सा होगा, ट्रांस डेकालीन। तो चलिए देखते हैं। जबकि ट्रांस डेकालीन में एक हाइड्रोजन परमाणु वलय के तल के ऊपर व्यवस्थित होता है और एक तल के नीचे व्यवस्थित होता है। ये अपनी होगी कौन सी, डेकालीन। इसका भी पता नहीं है कि कौन सी है, सिस है या ट्रांस है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जब एक तो सिमेट्री ऑफ प्लेन यानी तल के ऊपर हाइड्रोजन व्यवस्थित हो और एक हो वो तल के नीचे व्यवस्थित हो, मतलब ये पीछे की तरफ व्यवस्थित है, तरफ व्यवस्थित है, ये ऊपर की तरफ व्यवस्थित है, या तो ऐसे ऊपर की तरफ है।
ये ऐसे पीछे की तरह व्यवस्थित है, तो एक तो ऊपर है और एक नीचे है, तो ये कौन सी होगी, ट्रांस डेकालीन, या जिसको हम चेयर फॉर्म में लेते हैं, चेयर फॉर्म वाली, वो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। अब देखते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ डेकालीन्स या डेकालीन्स का निर्माण या बनाने की विधियां कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में नेप्थलीन का अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होते हैं, डेकालीन्स प्राप्त होते हैं। अब कौन सी डेकालीन प्राप्त होगी किस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तो चलिए देखते हैं। अगर हम उत्प्रेरक कौन सा ले रहे हैं, निकल, कैटलिस्ट के रूप में अपन निकल लेते हैं, तो हमें ट्रांस डेकालीन प्राप्त होगी। और अगर कैटलिस्ट के रूप में यानी उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगी, सिस डेकालीन प्राप्त होगी। रिएक्शन किससे करानी है, वही नेप्थलीन से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं करके देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्या हो गया अपना, नेप्थलीन जो दो बेंजीन वाले मिलकर बना रहे हैं। अब इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। यदि यही अपचयन निकिल की प्रेजेंस में हो तो क्या बनेगा, निकिल की प्रेजेंस में होगा तो ये होगा अपना ट्रांस डेकालीन, ट्रांस डेकालीन प्राप्त होगा। और यही अगर इसमें कैटलिस्ट का काम करें प्लेटिनम, अगर प्लेटिनम काम करे तब नेप्थलीन का अपचयन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा सिस डेकालीन। ये हो गया अपना सिस डेकालीन। जब वलय के तल के ऊपर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन वलय के तल के ऊपर प्रेजेंट हो तो कौन सा होता है, सिस। और जब वलय के तल के एक ऊपर हो और एक उनके पीछे हो तो कौन सा होगा, यानी नीचे हो तो ट्रांस डेकालीन प्राप्त होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस ऑफ डेकालीन, यानी कि जब हम डेकालीन की केमिकल रिएक्शन सेलेनियम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा, नेप्थलीन हमें प्राप्त होगा जब उनका विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी।
चाहे वो सिस डेकालीन लेना या फिर ट्रांस लेना। डेकालीन का क्या करवाना है, विहाइड्रोजनीकरण, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, सेलेनियम की प्रेजेंस में। 4s2 बाहर निकल जाएंगे हर जगह से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 हाइड्रोजन है वो, 8 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल है वो बाहर निकल जाएंगे और सब जगह क्या फ्री रेडिकल बन जाएंगे और नेप्थेलीन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या हो गया अपना नेप्थेलीन। इसकी दूसरी रिएक्शन देखें तो वो है डेकालीन का ब्रोमीकरण करवाने पर। सेकेंड रिएक्शन कौन सी देते हैं, डेकालीन का ब्रोमीकरण, यानी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाने पर 1 ब्रोमो डेकालीन्स प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखे तो अपने पास कोई सी भी डेकालीन है वो ले लो, चाहे सिस ले लेना या ट्रांस ले लेना। उसका क्या कराना है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है, ब्रोमीकरण करवाना है। तो क्या होगा, कहीं भी एक जगह से कहीं भी एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल मान लो, फ्री रेडिकल वो क्या होगा, बाहर निकलेगा और यहां से एक ब्रोमीन निकलेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो एक ब्रोमीन बचा वो यहाँ आके वापस इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और रिजल्टेंट हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो अब हमें रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो है 1 ब्रोमो डेकालीन। यहां पर हमारा चैप्टर साइक्लोएल्केन कंप्लीट होता है। थैंक यू।